बेटी के जन्म पर मायका वर्सेस ससुराल का रिएक्शन। बहुत ठंड हो रही है भाभी, ये लो जल्दी से सेब खा लो, फिर आपको वॉक भी करवाना है। मम्मी मम्मी जी, संध्या संध्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, लगता है हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया मम्मी जी। ओ माय गॉड, मुझे जल्दी से बड़ी मम्मी बड़े पापा को बुलाना होगा। बड़ी मम्मी बड़े पापा जल्दी आइए, भाभी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। भैया, मोहित भैया, कहाँ हैं आप सब? संध्या और मीनू की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में दौड़े चले आते हैं। संध्या किसी तरह मीनू को संभालती है, वहीं खुशी से पगलाकर महेश। अरे कोकिला, जल्दी से बहू को अस्पताल ले चलो, हमारे वंश का बारिश आने वाला है। मैं दादा बनने वाला हूँ और तुम दादी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। रोशन, तू मीरा के साथ रह, वरना ये सब देखकर वो भी परेशान हो जाएगी। और जल्दी से मोहित को गाड़ी निकालने को बोल। जी माँ। रोशन मोहित को गाड़ी निकालने के लिए कहता है और रोशन अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ रुकता है। बाकी सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां मीनू लेबर रूम में जाती है 2 घंटे बाद। भगवान करे मेरे बीवी बच्चे दोनों ठीक रहें। अरे मेरे बहादुर बच्चे, जैसे तू शेर है ऐसे ही मेरा पोता होगा, सब अच्छा होगा, अच्छा सोच। हाँ, मैं तो कह रही हूँ जाकर मिठाई लिया, थोड़ी देर में खबर बस आती ही होगी। अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए तैयार हो जा। बड़ी मम्मी, आप तो पहले से ही सोच कर बैठी हैं, घर का चिराग आने वाला है, घर की ज्योति भी तो हो सकती है, और दोनों ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो किसी ने राय मांगी कि क्या होगा क्या नहीं? लड़की नहीं लड़का ही होना चाहिए। खुद तो बोझ बनकर हम पर पड़ी हुई है, अब तू चाहती है मेरे बेटे पर भी वही बोझ बने। इतने शुभ मौके पर मूड खराब मत कर, पता नहीं आई भी क्यों है यहाँ। तभी नर्स बाहर आती है। बधाई हो, लड़की हुई है। अरे वाह, मैं बुआ बन गई, भैया और आप पापा। पूरा परिवार एकदम शांत, चेहरे पर निराशा छा जाती है और घूरकर संध्या को देखते हैं। ओह, फिर लड़की। अरे किसका मुंह देख लिया था आज। हमारे खानदान में फिर एक और बोझ आ गया। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। वैसे भी बहू के आसपास ज्यादा भटक रही थी, और कुछ देर पहले की काली जुबान भी तो चली। बेहया, चली जाए यहाँ से। बड़ी मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही है? किसी के बोलने से कुछ चेंज थोड़ी हो जाता है, और इस वक्त भाभी को हमारी जरूरत है। चलिए। सब वार्ड के अंदर जाते हैं, लेकिन संध्या को कोई नहीं आने देता। पापा जी, मोहित, मेरी बच्ची ठीक है ना? अरे ठीक है, बस तू जल्दी ठीक हो जा, बाकी बोझ तो पल ही जाएगा। पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़कियां कब से बोझ हो गई? वो तो लक्ष्मियां होती हैं, जो घर में खुशियां लाती हैं। लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं, आजकल लड़कियां सिर्फ खर्च करवाती हैं। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। खुद तो इसके माँ बाप लड़की छोड़ गए, और तेरे से भी लड़की ही पैदा हुई। अब मेरे घर का वंश कैसे चलेगा? ऐसी बातें सुनकर संध्या को अनाथ महसूस हो रहा था। वो खामोश बोर्ड के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, और आंखों में सिर्फ आंसू थे। माँ बाप तो खुश होते हैं, लेकिन घर के बाकी जने उदास होते हैं। एक बार भी दादा दादी नई बच्ची को अपनी गोद में नहीं लेते, और ना ही सास बहू के ख्याल रखने के लिए आती है। सिर्फ संध्या ही होती है जो बच्चे को संभाल रही होती है, और भाभी को भी खाने पीने की चीज देती है। तब उदास मन से मीनू। संध्या, क्या लड़की होना पाप होता है? लड़कियां तो देवी माँ का स्वरूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, जो घर में ढेर सारी खुशियां लाती हैं। तो फिर मेरी बेटी के आने से ये लोग इतना मायूस क्यों हैं? एक बार भी पापा जी या माँ जी ने इसे अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद भी नहीं दिया। सिर्फ हॉस्पिटल में देखा, और माँ जी तो मेरे पास भी नहीं आई। तुम्हारे बारे में तो वो शुरू से ही बोलती थी, और मैं ये भी समझती हूँ कि लड़कियों का आना जाना हर चीज पर कितना पाबंद है, लेकिन अपनी पोती के लिए ऐसा कौन सोचता है? जितनी हैरान आप हैं भाभी, उतनी ही हैरान मैं भी हूँ। पता नहीं कैसे बड़ी मम्मी बड़े पापा को ऐसा लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, दादा दादी की जान होते हैं पोते पोतियां, और लड़के अपना वंश चलाते हैं, लेकिन लड़कियां दूसरों का वंश चलाती हैं। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो ये सब कैसे कंटिन्यू होगा? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो संध्या। मीनू भाभी, मुन्नी सो गई है, मैं अभी छोटी भाभी के पास से भी आती हूँ, वो भी तो गर्भवती है। संध्या फ्रूट्स लेकर मीरा के पास जाती है, जहाँ पहले से ही कोकिला बहू को केसर बादाम दूध देती है। ले बहू, केसर बादाम का दूध पी ले, बच्चा तंदुरुस्त और अच्छा पैदा होगा, हमारे घर का शेर जो आएगा। जी माँ जी। उसके बाद भाभी, आप ये सेब खा लेना। मैंने उस कहेंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? एक तो तूने लड़की करवा दी है, आके यहाँ पर भी यही चाहती है। जब तक डिलीवरी ना हो जाए मेरी छोटी बहू के आसपास भटकने की जरूरत नहीं है।
माँ जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बस बहू, मैं अपने वंश के लिए, अपने पोते के लिए बहुत बेताब हूँ और उस बीच में कोई अड़चन नहीं सहूंगी। तू भी कुछ मत बोल, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, वरना तेरा बच्चा भी जायदाद से वंचित हो जाएगा। बड़ी बहू का तो हो ही चुका है। जानती है ना, लड़कियां बोझ होती हैं और उन्हें अपने घर से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो होती है पराये घर की पराया धन। ठीक है बड़ी मम्मी, अगर आप ऐसा ही सोचती हैं तो मैं छोटी भाभी की डिलीवरी तक नहीं आऊंगी। सर्दी का माहौल होता है। कोकिला अपनी छोटी बहू को खूब गोंद का लड्डू, दूध, घी में अच्छा खाना अपने हाथ से बनाकर खिलाती है, लेकिन बड़ी बहू को पूछती भी नहीं है। हाँ, बस बच्ची के लिए तो जो जरूरी होता है वो कुछ नियम बता दिया करती थी। बाकी संध्या है मीनू का और उसके बच्चे का ख्याल रखती है, कंबल वगैरह देती है, मालिश करती है। 2 हफ्ते गुजरते हैं कि मीरा की डिलीवरी भी आ जाती है। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं और पहले से ही घर वाली लड़का लड़का कर रही थी। इतने में नर्स भी आकर खुशखबरी दे देती है। बधाई हो, घर में शहजादा आया है, लड़का हुआ है। अरे क्या सच में? अरे मुझे तो पता था मेरे घर का वंश बढ़ाने वाला ही आने वाला है, मेरा पोता आ गया। अरे कोकिला, रोशन, तूने तो मेरा घर रोशन कर दिया। अब जल्दी जा मिठाई बांट, यहाँ पर भी और सब जगह। और हाँ, हलवाई वाले को कल का ऑर्डर दे दे, खाना बनाने के लिए गरीबों को दान करना है। जी पापा। अजी आज तो ढोल बजवा दो, घर तक ढोल बजवा के जाएंगे, भगवान ने मेरी सुन ली। दादा दादी फौरन अपने पोते से मिलते हैं, उसे गोद में उठाकर खिलाते हैं। 5 घंटे बाद डिस्चार्ज होता है। कोकिला महेश तुरंत मिठाई बंटवाते हैं, ढोल मंगवाया जाता है, लोग एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हैं। नाच नाच कर दादा दादी घर पहुंचते हैं। मीरा जब घर आती है तब कोकिला बहू और बच्चे का स्वागत धूमधाम से करती है, उसकी आरती उतारती है। ये सब देखकर संध्या और मीनू को बहुत अजीब लगता है। घर में खुशी देखकर तो खुश हूँ भाभी, लेकिन ये अलग अलग बर्ताव बहुत अजीब लग रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम्हारे पापा जी के लिए उनके खानदान का चिराग ही सब कुछ है। मेरी बेटी को कोई हक नहीं मिलेगा। बहू आराम से, मेरे पोते को कुछ होना नहीं चाहिए। और सर्दी है, हीटर रख दिया तेरे कमरे में, ज्यादा देर भी मत चलाना, बच्चे को परेशानी ना हो। कुछ भी चाहिए हो तो तुरंत आवाज लगा देना, आ जाऊंगी मैं। जी माँ जी, आपकी जैसी दादी पाकर तो मेरा बच्चा खुश रहेगा और ठीक भी, और मुझे चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप हो ना? हाँ ये तो है। 2 दिन बाद मीनू जैसे तैसे अपने बच्चे की मालिश कर रही थी, तब सास आकर, मीनू ये ले आटा, बच्ची के शरीर पर घुमा दे, बाल उतर जाएंगे। माँ जी ये काम तो दादी का होता है ना। आप मेरी बच्ची को उसके पैदा होने के बाद देखने भी नहीं आ रही है, ना गोद में उठाया। ये तो आपकी ही पोती है ना। मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे से ज्यादा जरूरी अभी मीरा और आपका पोता है, लेकिन है तो दोनों बच्चे आपके ही। दोनों को बराबर प्यार दीजिए। हाँ, तेरे पास नहीं आ रही तो तेरा दिमाग तुझे बक बक कर रहा होगा। तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन तू अच्छे से जानती कि मेरा यहाँ पर ना आने की क्या वजह है। अब अपने पोते को देखूं या इस छोरी को? ये बस एक जिम्मेदारी होती है जिसको कन्यादान पर तू किसी और को दे ही देगी, ये हमारी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरे कान में ये सब बातें संध्या भर रही हो? क्योंकि वो भी तो एक बोझ है और वो अपना बोझ हल्का करने के लिए कुछ ना कुछ तो इस घर में करेगी ही। ऐसी कड़वी बातें बोलकर कोकिला वहां से खिसक कर अपनी छोटी बहू और पोते के पास चली जाती है। वहां नाच गाना करती है, सब बच्चे को गोद में घुमाते हैं। वहीं मीरा के नाजुक पल में संध्या उसके आंसू पोंछती है। संध्या, मेरी बच्ची का क्या कसूर है अगर वो लड़की बनकर इस घर में आई? अगर ऐसा मम्मी जी के भी माता पिता ने सोचा होता तो आज वो यहाँ होती या हम यहाँ होते। हमारे माता पिता ने तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, लेकिन इस घर में पता नहीं ऐसा क्यों है। मीनू भाभी बड़ी मम्मी को हमेशा मैंने मम्मी समझा है, लेकिन पता नहीं वो मुझे अपना नहीं मानती। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मम्मी पापा आज होते। मैं अपने ही घर में बोझ बन गई हूँ। अरे पता है ना, तेरी छोटी भाभी की हालत नाजुक है और तेरी बड़ी मम्मी बच्चों को संभाल रही है, तो उससे घर के काम नहीं हो रहे? जाकर रोटी पानी कर, सर्दी हो रही है, अंगीठी जला मेरे कमरे में। जी बड़े पापा। संध्या ठंड में कांपते हुए घर के सारे काम करती है। रोटी बनाते हुए वो घर के दोनों माहौल को महसूस करती है कि एक तरफ कितना निराश था, दूसरी तरफ इतना शोर है कि पोते के नाम अभी से ही जमीन हो गई थी। संध्या के बड़े मम्मी बड़े पापा माता पिता के जाने के बाद से उसे बोझ समझते हैं। बेचारी के पास ज्यादा सुख सुविधा नहीं थी। पतली चटाई पर मामूली कंबल में सोई थी। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी, न कुछ नए कपड़े और ना ही पैसे। भाइयों को कभी कभी तरस आ जाता था तो 150 रुपए दे दिया करते थे। भाभियों से भी ज्यादा बात करने की कुछ खास आजादी थी नहीं उसे।
वक्त गुजरता है, 5 साल बीत जाते हैं। दोनों बहू के बच्चे 5-5 साल के हो जाते हैं। एक दिन चीनू अपने खिलौने से खेल रही थी, लेकिन अंशु को उसका खिलौना पसंद आ जाता है और उसके खिलौना छीन लेता है। जब वो टूट जाता है तो अंशु अंशु तूने मेरा खिलौना क्यों तोड़ दिया? तेरे पास अपना खिलौना नहीं है क्या? वैसे भी दादू दादी तुझे अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं। चुप कर, ये भी मेरा खिलौना है, दे इसे मुझे। दोनों की खींचातानी में खिलौना टूट जाता है और अंशु चीनू को ही धक्का मार देता है, जिससे वो रोने लगती है। लेकिन अंशु खिलौने के लिए रोता है। तब महेश और कोकिला उल्टा पोते को बचाकर पोती को डांट देते हैं। ये सब मीरा मीनू महसूस कर रहे थे, लेकिन मीरा के ठाठ ही बढ़ गए थे। जब संध्या को पता चलता है तो कोकिला से, बड़ी मम्मी, चीनू ने बताया कि गलती अंशु की थी, वही उसका खिलौना छीन रहा था और धक्का भी उसी ने मारा। आपने चीनू को ही डांट दिया, अंशु को नहीं। मनहूस बोझ तुझे लगता है इन सब चीजों में। अब मुझे तुझसे कुछ पूछना पड़ेगा। मेरा पोता रो रहा था, मैं उसकी साइड ना लूं? इसकी तो वैसे भी आगे चलकर दबकर रहना है, तो अभी से ही रहे ना। मैं तुझसे बकवासी क्यों कर रही हूँ? और कब तक तू इस घर में रहेगी? अजी इसकी शादी करके निकालो इसे घर से। और कब तक ये हम पर बोझ बनकर रहेगी? और घर ऐसा देखना जहाँ ज्यादा न देना पड़े, क्योंकि जिसकी ये हिमायत कर रही है उस पर भी तो लुटाना है आगे जाकर। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वैसे भी ये शादी लायक हो चुकी है, घर के चक्कर में ना बोले तो बेहतर रहेगा। बोझ 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 बोझ। बड़े मम्मी पापा, आपको तो मैंने खुले दिल से प्यार किया, लेकिन आपने शायद मुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना। जिनकी बेटियां नहीं होती उन माओ का दिल पत्थर का होता है, ये तो आज मैंने देख लिया। संध्या अकेली रातों में खुद को बहुत कोसती है। घर में लड़का लड़की का इतना भेदभाव था कि संध्या आखिर में खाना खाती थी। कहीं शादी में जाना होता था तो सिर्फ मर्द जाते थे, औरतें नहीं। कपड़े वगैरह भी लड़कों के आते थे, लड़कियों के नहीं। दूसरी तरफ महेश पंडित से कहकर एक ऐसे घर का रिश्ता ढूंढता है जहां दहेज न देना पड़े। पंडित भी महेश के घर के हालात अच्छे से समझता था, इसलिए वो अपनी तरफ से संध्या के लिए एक अच्छे परिवार का रिश्ता महेश को बता देता है। महेश को अच्छे अमीर बर्ताव के बारे में पता नहीं होता और फिर संध्या का लगन अनिकेत से हो जाता है। संध्या को नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। 7 फेरों के बाद बड़े धूमधाम से ससुराल वाले बहू का स्वागत करते हैं। नंद आते ही एक नरम शॉल भाभी को उड़ा देती है। भाभी, ठंड का मौसम है, कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिए। हाँ भाभी, आपके इशारे पर सब कुछ हो जाएगा। सब आ जाएगा। ओहो, 10 बज गए। बड़ी भाभी की दवाई का टाइम हो गया है, मैं देकर आता हूँ। साहिल प्रेग्नेंट भाभी को कमरे में दवाई खिलाकर वापस आता है। माँ जी, घर में मेरी जेठानी जी हैं क्या कोई, जो बीमार है, शादी में नहीं आ सकी? अरे नहीं बहू, बीमार नहीं, गर्भवती है बड़ी बहू। उसका 7वां महीना चल रहा है ना, इसीलिए बारात में नहीं आ सकी। अच्छा, मैं उनसे मिल सकती हूँ माँ जी? वो मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। हाँ बहू, क्यों नहीं। आदर सम्मान के साथ संध्या बड़ी भाभी के कमरे में पहुंचती है और आते ही पैर छू लेती है। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? आपको कुछ चाहिए? अरे, तुम तो आते ही सेवा करने लग गई। मेरी चिंता मत करो, सब मेरा यहाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और तुम्हारे जेठ जी और ये प्यारे देवर है ना, देखा नहीं था अभी कैसे दवाई खिलाने आ गए? जी देखा मैंने। मैं भी भाभी का बहुत ख्याल रखता हूँ। हमारे घर में छोटा सा मेहमान जो आने वाला है। अनिकेत जी, आप यही सोचते हैं कि घर में लड़का आना चाहिए? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में कोई भी आ जाए, हमें तो चुन्नू मुन्नू सब प्यारे हैं। और क्या, तुम भी थक गई होगी। जाओ संध्या, आराम कर लो। जाइए देवर जी अपनी दुल्हनिया को लेकर। तब मस्ती मजाक के साथ सब पायल के कमरे में चले जाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। वक्त गुजरता है। संध्या अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है और सर्दी के साथ साथ जेठानी का भी ख्याल रखती है और सबको आलू के पराठे, गोभी के पराठे, गोंद के लड्डू, नारियल की बर्फी बनाकर खिलाती है। एक दिन जब सब धूप में बैठकर मूंगफली खा रहे थे, तब संध्या, ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी और जेठानी जी, मैंने मूंगफली छील दी है, आराम से खाओ। अरे बहू, तुमने छीला है तुम खाओ। आज शाम को सबको पार्टी में जाना है तो सब चलेंगे। जिसको जो शॉपिंग करनी है चले जाओ। मनीषा, तुम अपनी भाभी को लेकर चले जाना। सच में जी, मेरे भी कपड़े आएंगे? अब हम सब शादी में जाएंगे? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़के शादी में जाएंगे, लड़कियां नहीं जाती? अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कहाँ लिखा है कि कपड़े सिर्फ लड़के खरीदेंगे? शादी में भी वही जाएंगे, लड़कियां क्यों नहीं? हमारे परिवार में सब बराबर है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहली बार किसी शादी में जाऊंगी। क्यों भाभी, आपके मायके में कपड़े खरीदने की या कुछ करने की, आने जाने की क्या आजादी नहीं थी? नहीं, हमारे घर की लड़कियों पर पाबंदी सी लगी है। लेकिन बहू, तू बेफिक्र रहे, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
सच माँ जी, अगर जेठानी जी को लड़की हो गई तब भी आप सब लोग बहुत खुश होंगे। उस नन्ही बच्ची को उसका हक मिलेगा। हाँ हाँ बहू, हमारे घर में चाहे पोती आए या पोता, सबको बराबर हक मिलेगा। हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, बल्कि हमारे लिए तो लड़की देवी होती है, देवी। हाँ भाभी, आज तक माँ ने मुझ में या भाई में कोई फर्क नहीं किया। हाँ बहू, मैंने कभी नहीं दोनों में फर्क किया और ना ही पायल बहू के आने के बाद तीनों में किया। और अब तो तुम चारों मेरे लिए बराबर हो। तुम्हारे मायके में ऐसी सोच, ये मुझे पता नहीं था। फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ भरपूर प्यार मिलेगा। सबसे याद आया जी, हमने पायल बहू के नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, वैसे ही संध्या के लिए भी तो खरीदी थी। अब बेहतर होगा वो प्रॉपर्टी आप बहू के नाम कर दो। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुरीली, हम कल ही वकील को बुला लेंगे। बहू, यहाँ सब एक समान है। थैंक यू मम्मी जी, पापा जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस ससुराल में हूँ जहाँ आप मुझे अपनी बेटी जैसा समझते हैं। अरे तू तो हमारी बेटी है। अगले दिन संध्या के नाम पर एक प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। 1 महीना गुजरता है, पायल की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। सब लोग अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर लड़की के होने की खुशखबरी देता है। ये सुनते ही घर वाले खुशी से पागल हो जाते हैं और बच्चे को लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। अरे सुरीली, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अब मुझे भी दो। अरे मेरी घर की लक्ष्मी को तुमने गोद में ले लिया हो तो। पापा, हाँ जल्दी से ले लो, फिर चाचू भी लाइन में लगे हैं। अरे अभी तो मेरी बच्ची पापा के पास भी नहीं आई है। और चाची के पास भी। अरे मेरी चिड़िया, मेरी रानी बिटिया, कितनी प्यारी। ये लीजिए, जा बेटा दादू से मिल, उसके बाद सबसे। ऐसा कहकर सुनील अपनी पोती हरकेश के हाथों में सौंप देती है। लोग सब बहुत खुश थे। माँ, घर में लक्ष्मी आई है, मैं मिठाई बंटवा देता हूँ। हाँ बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची को प्यार देने के लिए इतने सब लोग हैं। कितनी अजीब बात है, मेरे मायके में तो बेटी के जन्म होने पर ऐसा रिएक्शन दिया जाता है जैसे कि वो पता नहीं कितनी बड़ी बोझ है, लेकिन यहाँ सब ससुराल में कितना खुश हैं। फिर अनिकेत मिठाई लेकर आता है, अस्पताल में भी मिठाई बांटता है और बाहर भी। वहीं संध्या जल्दी घर आकर अपनी रानी का वेलकम करने के लिए घर सजा देती है। फिर सुरीली संध्या से पायल की आरती उतरवाती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ माँ जी कि आपने ये मौका मुझे दिया। मेरे घर की प्यारी सी लक्ष्मी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। यहाँ तुम कोई बोझ नहीं हो, खुले पंखों के साथ अपनी उड़ान भरना। देखो देखो, बुआ तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई है मेरी प्यारी बाबू। वाह मनीषा, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू भतीजी की तरफ से। पायल की बेटी आने से मानो ससुराल में रौनक आ गई थी। सब लोग बच्चे के आगे पीछे घूमते हैं, ख्याल रखते हैं। सास मालिश करती है, संध्या सीखती है। जैसे ही छठी का दिन आता है, घर में सब लोग बहुत अच्छे सजावट करवाकर संध्या के मायके वालों को बुलाते हैं। वो लड़की के लिए इतना प्यार देखकर अजीब महसूस करते हैं। उस दिन बच्ची को नहलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, बुआ आंखों में काजल लगाती है। इन सब के बाद जब सब चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, तब कोकिला बोल पड़ती है। बहन जी माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, लेकिन आपने लड़की के छठी होने पर इतना बड़ा फंक्शन करवा दिया। कुछ जचा नहीं है तो लड़के के होने पर किया जाता है ना। आप खुद ही सोचिए, लड़की होना कितना बड़ा बोझ है और जिम्मेदारी होता है, क्योंकि इन्हें तो पाल पोस कर ब्याह कर देना होता है। ये अपने जड़ों की नहीं होती। कोकिला जी, आप हमारी समधन हैं और आज के जमाने में आप एक कैसी पिछड़ी सोच वाली बातें कर रही हैं। लड़का लड़की में अब कोई फर्क नहीं है। हमारा पोता होता तो भी हम इतना ही बड़ा फंक्शन करते, और घर में लक्ष्मी आई है तो होगा ही ये सब। हाँ बड़ी मम्मी जी, हमारे घर में दोनों को एक समान माना जाता है और इसके दादा दादी सब लोग खुश हैं उसके आने से, है ना मेरी लाडली। सच कड़वा होता जो आप महसूस नहीं कर पा रहे। आखिर इस लड़की को एक ना एक दिन अपने असली घर जाना ही है, और ये पराया धन है। लेकिन लड़के तो अपने होते हैं, वो हमेशा पास रहते हैं, घर का वंश चलाते हैं। माँ जी, इसके दूध का टाइम हो रहा है, नए कपड़ों में रो रही है। मैं अंदर जाती हूँ और आप इसकी नजर भी उतार देना आकर अभी। पायल उठकर अंदर जाती है, तब संध्या से, संध्या तुम्हारी बड़ी मम्मी तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। कितना मैल भरा है लड़कियों को लेकर उनके मन में। ये सब दीदी मैंने आज तक सहा है, मैं क्या ही बोलूं, पता नहीं कब उनकी सोच बदलेगी। मैं तो उस दिन का इंतजार करती हूँ, इसी के चलते मुझे कभी प्यार नहीं मिला। बोझ थी ना, ऊपर से मम्मी पापा भी नहीं थे। तुम परेशान मत हो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। बच्ची रोती है तो संध्या उसे संभालने लगती है और कुछ देर बाद पायल को रेस्ट देती है। खाना पीना खाकर मेहमान चले जाते हैं। 2 महीने बाद लड़की का नामकरण होता है। तभी बहू के मायके वाले आते हैं। ससुराल वाले 56 भोग बनवाते हैं, गरीबों में खाना बंटवाते हैं और वहीं लड़का लड़की की बात को रखते हैं, दादा खिलाते हुए। अरे मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है।
तेजस्वी, अपने नाम की तरह ऐसे ही चमकना और बड़े होकर हम सब का नाम रोशन करना। हरिकेश जी, लड़कियां नाम रोशन नहीं करती, लड़के करते हैं। अब तो आपका बड़े बेटे का वंश कैसे चलेगा? हाँ, लड़कियों को कभी इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वरना लड़कियां बड़े होकर अपनी हदें पार कर देती हैं और फिर ये बोझ होती हैं। अरे समधी जी, आपकी सोच बहुत छोटी है। आपके घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में नहीं। हमारे घर में लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। अपने घर के रीति रिवाज आप हमारे ऊपर मत थोपिए। हाँ बड़े पापा, लड़की होना कोई बोझ नहीं होता, बल्कि सम्मान की बात है। जिसको होती है वही समझ सकते हैं। बेहतर होगा आप भी अपनी सोच को बदलें और अपने घर के बच्चों को बराबर प्यार दें। हाँ बड़े पापा, आप लोग इसमें खुश हैं तो खुश रहिए। चलिए जी, नामकरण हो गया, अब चलते हैं। बहू के मायके वाले वहां से चले जाते हैं, जबकि पार्टी में अभी खूब ढोल बजते हैं। सभी मेहमान चाव से खाना खाते हैं। एक दिन सर्दी की सुबह जब संध्या गरम गरम अदरक की चाय बनाकर सबको देती है, तब हरकेश के बगल में लॉयर होता है। पापा जी, सुबह सुबह वकील साहब घर पर क्यों? बहू, हमारी तेजस्वी आज 6 महीने की हो गई है। मैंने उसके नाम पर एक जमीन खरीदी है जो कि उसके नाम कराई है। उसे जमीन का उद्घाटन मैंने 1 हफ्ते बाद रखा है, तो अपने मायके वालों को भी बुला लेना। पापा जी, आपको तो पता है उनकी सोच कैसी है। बहू, हम चाहते हैं कि वो देखें कि लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर उन्हें बोझ ना समझे तो। संध्या एक बार फिर अपने घर वालों को इनविटेशन भेजती है। ससुराल वालों ने जिस 1000 एकड़ की जमीन को खरीदा होता है, वहां हवन होता है। पूजा खत्म होने के बाद कोकिला, मीरा। अरे संध्या, तुम्हारे ससुराल वालों ने ये जमीन किसके नाम पर ली है? भाभी, हमारे घर में तेजस्वी आज 6 महीने की हो गई है, तो पापा जी ने ये जमीन उसके ही नाम पर खरीदी है। ओहो, हम तो समझे थे आज फिर कोई बड़ा काम हुआ होगा, पर ये तो बस लड़की के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी है। मैंने उस दिन भी समझाया था, लड़की को इतना कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लेकर तो वो ससुराल चली जाएगी। पायल बहू, तुम्हें बुरा लगेगा, पर सच कहूँ, तुम्हारी बेटी को कोई नहीं पूछेगा, और जब तुम्हारी देवरानी लड़का पैदा कर देगी तो सब कुछ उसके बेटे को मिलेगा, ना कि तुम्हारी बेटी को। खुशियां तो तुम लोग ऐसे मनाते हो जैसे कि घर में राजा बेटा हुआ है, लेकिन बेटी कुछ नहीं करती है, सिर्फ एक बोझ होती है। बस कोकिला जी, इससे पहले भी आपने बहुत कुछ बोला है हमारी तेजस्वी के बारे में। अब और कुछ नहीं। राजा नहीं, लक्ष्मी आई है। राजा तो घर का ताज सजाता है, लेकिन लक्ष्मी घर की किस्मत बदलती है। और आंटी जी, आपने मेरी बेटी को बहुत कुछ बोला है, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब समझ आता है कि संध्या पर क्या बीती होगी, क्योंकि उसके माता पिता भी नहीं थे और आपने उसे बोझ समझा। लेकिन मैं आज की तारीख की हकीकत बताती हूँ आपको। मेरे मायके के पड़ोस में एक आंटी के 3 लड़के थे, लेकिन आखिर समय में उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पूछा, अंतिम मुखाग्नि भी नहीं दी। जो आई वो बेटी थी। 3 बहू बेटों ने कोई सेवा नहीं करी, लेकिन बेटी ने की। और आजकल तो स्पेस में, ओलंपिक में, हर जगह लड़कियां नाम रोशन करती हैं। वो जमाना गया जब सब लड़का लड़का करते थे। मुझे बहुत गर्व है, मेरे ससुराल वालों को गर्व है, और अगर आगे चलकर भी मुझे बेटा नहीं हुआ तो बेटी पर फक्र कर सकती हूँ। बस कीजिए बड़े मम्मी, बड़े पापा, अब तो अपनी सोच बदल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी पोती आगे चलकर आपसे नफरत करे आपकी सोच के बारे में जानकर। और हाँ, लड़का भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है, और जहाँ जाती हैं सौभाग्य लेकर आती है। मम्मी पापा जिंदा होते तो वो मुझे बोझ नहीं समझते और न मेरे साथ कभी भेदभाव करते। वो रोशन और मोहित भैया को बराबर प्यार देते। इतना सब सुनने के बाद कोकिला और महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। अरे माफ कर दे मेरी बच्ची, आज ऐसी बातों की पट्टी आंखों से उतर गई। बेटी बोझ नहीं होती। अरे बोझ तो हमारी एक घटिया सोच थी, जिसने तुझे कभी प्यार नहीं देने दिया। संध्या, मुझे भी माफ करना, कभी तुम्हें अपने बेटों से ज्यादा प्यार नहीं दे पाई। हमें एक मौका देगी अपने घर की लक्ष्मी कहलवाने का। हाँ बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मैं भी सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। दादू दादू, मुझे गोद में ले लो ना। तुझे नहीं, मैं अपनी बच्ची को लूंगा। चीनू मेरी बिटिया, आजा। छोटी सी बच्ची चीनू भी हैरान हो जाती है। पहली बार उसके दादा दादी उसे गोद में लेकर प्यार करते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। थैंक यू मम्मी जी, पापा जी। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपके ससुराल की बेटी हूँ, और आपकी वजह से मेरे मायके में भी सब कुछ अच्छा हो गया और बेटी को लेकर इनका रिएक्शन बदला। यह तो एक दिन होना ही था। इस तरह बहू के मायके में संध्या और चीनू को उसका हक मिल जाता है और ससुराल में भी सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, लड़की से घर उजड़ता नहीं है, बसता है। जो इस बात को समझ ले, उसके घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं होती।